हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पिछले पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग सीख लिए थे। इस प्रकार से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि कितने टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है और कोरोजन क्या होता है और एनसीडीटी क्या होता है। इसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आज जो है हम लोग कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे जो कि 2025 में पूछा गया था इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि कितने तरीके का जो है केमिकल रिएक्शन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग को इस चैप्टर में केवल 5 तरीके का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। सबसे पहला अगर हम बात करें क्या होता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। मतलब इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है कंबाइन करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो वैसे रिएक्शन को जो है हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो है एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जहां भी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वैसे रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। जब हम लोग कार्बन को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये भी जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से जो है पानी का बनना, तो वो भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल है। हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, मतलब कि टूटना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड जो है वो एक या एक से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में जो है टूटता है। और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि एक या एक से ज्यादा जो है सिंपलर सब्सटेंस एक सिंगल प्रोडक्ट में मतलब कन्वर्ट हो रहा था। तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एक दूसरे का अपोजिट है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ठीक डिकम्पोजिशन में क्या देखेंगे कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है टूट रहा है। और जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को किसी न किसी फॉर्म में जो है एनर्जी का जो है रिक्वायरमेंट होता है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो जो है हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। बिना एनर्जी के जो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करवा सकते। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम लोग को जो है हीट को देना पड़ता है। इंडोथर्मिक एक कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हीट को देते हैं और एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट निकलता है। ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है में जो है हमेशा जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उस कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड को जो है डिकम्पोज करने के लिए। और वो जो एनर्जी होगा वो या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2025 में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज डैश रिएक्शन। जब हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो है रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसमें हम लोग को क्या है, हीट को देना पड़ता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऑल द डैश रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सारा जो है डैश रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी हम लोग देखें कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को जो है एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में जो है देना पड़ता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.4 और हम समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन जो है हो रहा है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इन दिस एक्टिविटी a small amount of calcium oxide quicklime is taken in a beaker and water is added to it। सबसे पहले हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना ले लेना है, क्विक लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसमें हम लोग को जो है एक बीकर में लेके पानी को जो है ऐड करना है। बीकर बिकम्स हॉट शोइंग दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जब हम लोग बीकर में पानी और चूना को डालेंगे तो देखेंगे कि रिएक्शन जो बीकर जो है वो धीरे धीरे हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और इसमें जो है बहुत सारा हीट भी जो है रिलीज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है और बहुत सारा जो है हीट भी प्रोड्यूस। जैसा कि हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, जब हम लोग इस बीकर को टच करता फील होता है
हॉट फील होता है, मतलब यहाँ पे जो है खूब सारा जो है हीट रिलीज हो रहा है। दिस प्रूव्स दैट द रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन। इससे ये पता चलता है कि ये जो कैसा रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब दो सब्सटेंस जो है कंबाइन करके एक जो है सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और ऑल्सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस, और ये जो है एक तरीके का एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा हीट भी जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है। जैसा कि अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि जब हम लोग चूना को जो है पानी में मिलाए तो बुझा हुआ चूना बना और जो है बहुत सारा हीट रिलीज हुआ। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा हीट भी जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम लोग नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और खूब सारा जो है हीट प्रोड्यूस होता है। और जो है अभी हम लोग देखें कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मेशन होना, मतलब चूना और पानी को जब मिलाते हैं तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है और बुझा हुआ चूना बनता है, तो वो भी जो है एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हमारे बॉडी में जो कि रेस्पायरेशन होता है, जिसमें जो है ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें भी जो है खूब सारा एनर्जी रिलीज होता है जो कि हम लोग को बॉडी को मिलता है। तो वो भी जो है एक तरीके का एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन है। अब हम कुछ डू यू नो करके हमारे बुक में दिया गया वो देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। अभी जो हम लोग रिएक्शन देखे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग स्लेक लाइम मतलब बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग में जो है करते हैं, मतलब घर को जो है चूना करने के लिए या घर को जो है पेंट करने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना स्लेक लाइम, जिसको हम लोग CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब व्हाइट वॉश करते हैं, जब दीवार पे लगाते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है, जो कि एयर में प्रेजेंट है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक पतला सा लेयर फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल पे। और ये जो लेयर है 2 से 3 दिन में जो है बनता है, मतलब जब जैसे कि अगर हम लोग आज जो है व्हाइट वॉश करेंगे तो 1-2 दिन रिएक्ट करके 1-2 दिन में जो है पतला सा लेयर जो है पूरा वॉल में जो है फॉर्म हो जाता है, और वो जो लेयर फॉर्म होता है उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। और जो केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 होता है, सेम केमिकल फार्मूला मार्बल का भी होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है का लेयर एक पतला सा फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है पूरा वॉल जो है मतलब पूरा दीवार जो है वो एकदम शाइन चमकने लगता है। और साथ साथ जो है वाटर का भी जो है फॉर्मेशन करता है, जो कि गैस के फॉर्म मतलब एवोपरेट कर जाता है, इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो ये जो है एक कुछ समझाने का कोशिश किया गया कि किस प्रकार से जो है जब हम लोग पेंट करते हैं तो दीवार जो है अचानक से जो है एकदम पूरा ग्लो करने लगता है, तो ये प्रोसेस पूरा होता है वहाँ। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2025 में पूछा गया, जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन, द डैश इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द। कौन सा ऐसा मतलब 2 से 3 दिन में जो है बन जाता है दीवार के ऊपर जब हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक पतला सा लेयर बन जाता है, जिसके वजह से जो है पूरा दीवार जो है एकदम शाइन करने लगता है और एकदम शाइनी फिनिश मिलता है दीवार। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। तो वो जो होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है यूज किया जाता है सीमेंट्स और ग्लास फैक्ट्री में। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.5, जिसमें कि हम लोग को फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को लेके उसको हीट करना है। तो देखते हैं जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इन दिस एक्टिविटी ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो है फॉर्मूला है, आर हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब। जब हम लोग बॉइलिंग ट्यूब में लेके इसको जब हीट करेंगे, और ये जो फेरस सल्फेट है ये किस तरीके का है, ग्रीन कलर का है। जब हम लोग ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट को बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग द क्रिस्टल लॉसेस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टर्न व्हाइट, एंड ऑन फर्दर हीटिंग दे चेंजेस टू ब्राउन फॉर्मिंग फेरिक ऑक्साइड। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले वो जो है फेरस सल्फेट वो ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है। जब उसका पानी लॉस होता है तब उसके बाद फिर हमको और बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, पूरा सुखा देते हैं, तब जो है वो ब्राउन कलर का जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फॉर्मूला होता है Fe2O3। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हिच हैज ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। दिस शोज दैट फेरस सल्फेट अंडरगोज
द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। जब हम लोग इसको हीट करते हैं फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी जो है फॉर्मेशन होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्मेल बर्निंग सल्फर की जैसा होता है, जो कि बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है ब्राउन कलर का जो है लास्ट में फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो ग्रीन कलर से ब्राउन हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का पंजेंट स्मेल होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होता है। तो यहाँ पे जो है थर्मल डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है जब हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जो है हीट करते हैं तो। और यहाँ पे साथ साथ जो है चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व होता है, जो कि ग्रीन से जो है ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.6 का, जिसमें हम लोग लेड नाइट्रेट को लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में या बीकर में और उसको हीट करते हैं। इन दिस एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट, जब हम लोग लेड नाइट्रेट को लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3(2), उसको हीट करते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में लेके, इट अंडरगोज द थर्मल डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे भी जो है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन ही था। दिस क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन फॉर्म येलो लेड ऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। द ब्राउन गैस प्रोड्यूस है पंजेंट स्मेल। तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ब्राउन कलर का जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब गैस रिलीज होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं। और जो है ऑक्सीजन गैस का भी प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो है स्मेल होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही पंजेंट होता है, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट हीटिंग ए कंपाउंड कैन ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब यहाँ पे जो है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं जब हम लोग एनर्जी देते हैं, मतलब जब हम लोग हीट करते हैं तो वो जो है सिंपलर सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.7 का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाते हैं। मतलब हम लोग पानी में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब हम लोग एसिडिफाइड वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है पास करवाते हैं, मतलब एसिडिफाइड मतलब ये प्योर वाटर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एडेड है, नमक वगैरह। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड इन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट द एनोड। और जो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे कलेक्ट होता है और इसी का डबल अमाउंट में जो है ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे कलेक्ट होता है। कैथोड जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड जो है पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव एंड पे जो है हाइड्रोजन आता है। मतलब ये जो है जैसे देख सकते हैं हाइड्रोजन ये कैथोड पे कलेक्ट हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे कलेक्ट हुआ है। तो कैथोड जो है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड जो है ये पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव एंड पे जो है हाइड्रोजन आता है, पॉजिटिव एंड पे जो है ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। और हाइड्रोजन को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हाइड्रोजन गैस के पास बर्नर लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जो है बर्न करता है। और जो ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता वहाँ हम आग भी नहीं लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो है फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है कलेक्ट हुआ। यही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.8 में हम लोग सिल्वर क्लोराइड को जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है। व्हेन द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट इट टर्न्स ग्रे। जब हम लोग व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड को जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो किस तरह का कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हम लोग ये फिगर में जो है देख सकते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सनलाइट डिकम्पोजेज सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये इसलिए होता है, सिल्वर कलर का जो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट इसलिए करता है क्योंकि जब इसमें सनलाइट पड़ता है तो वो डिकम्पोज कर जाता है और सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन करता है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जो है इसका कलर जो है चेंज कर जाता है। और इसको जो हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये लाइट के प्रेजेंट में हो रहा है। जब हम लोग हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवा रहे थे तो वैसे डिकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे थे, और जब हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो वैसे डिकम्पोजिशन को हम लोग फोटोकेमिकल थर्मो डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो है सिल्वर ब्रोमाइड भी के साथ भी होता है। जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को जो है रखते हैं वो भी सनलाइट में तो वो भी जो है सिल्वर और ब्रोमीन में जो है कन्वर्ट कर जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और रिएक्शंस है सिल्वर ब्रोमाइड वाला, इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को बनाने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2025 में पूछा गया था इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। डैश इज यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म। इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म में करते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग जो है फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए करते हैं। अब हम समझते हैं कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम लोग एक्सोथर्मिक तो देख लिए। एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ खूब सारा जो है हीट भी जो है प्रोड्यूस हो। लेकिन एंडोथर्मिक क्या हो, एंडोथर्मिक जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है
हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो है एनर्जी का यूज हो रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो भी कैसा होता है? एंडोथर्मिक। उसको भी जो हम लोग हीट देके या एनर्जी देके करवाते हैं। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो है फॉर्मेशन करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो तो समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेस कर देना किसी भी एलिमेंट्स को। तो इसमें क्या होता है? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसमें क्या होता है? जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देता है और वो जो है उसका जगह ले लेता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, जब जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर का जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए वो जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसा कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट से समझे कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? टू कंपाउंड्स एक्सचेंजेस आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसमें क्या है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और जो है वो एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं और सोडियम क्लोराइड लिए हैं, तो ये क्या करता है? सिल्वर जो है वो क्या करता है? सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है, वो इसके जगह पे आ जाता है और वो जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का जो है फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का गेन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें रिडक्शन, तो उसमें ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन में। तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन में कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन में बोल सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो है रिडक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है ना, कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे हम लोग जैसे कि समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है निकला, ऑक्सीजन निकला और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो वैसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और मैक्सिमम जितना भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, मतलब वहाँ पे दोनों ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 1.9 का। इसमें क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। जब हम लोग आयरन का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या देखने को मिलता है? इन दिस एक्टिविटी आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लू कलर का जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग आयरन नेल को जो है रखते हैं। जैसा कि हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं कि एक आयरन नेल है और एक जो है वो आयरन नेल है जब हम लोग कॉपर सल्फेट से बाहर निकाले उसके बाद वाला। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 1.9 का। इसमें क्या होता है कि एक हम लोग रिएक्शन करवाते हैं आयरन नेल और कॉपर सल्फेट के बीच। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इन दिस एक्टिविटी आयरन नेल आर प्लेस्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं कि आयरन नेल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये लेते हैं और इसको जो हम लोग ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? डीप करते हैं। आफ्टर 20 मिनट ब्लू कलर of the solution become faint and the iron nail develops a reddish brown coating of copper। तो ठीक 20 मिनट के बाद क्या देखते हैं, वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो फेंट हो जाता है, मतलब वो फीका हो जाता है, जैसा कि हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं। ये पहले वाला है कॉपर सल्फेट जब नेल को डालने थे, जब ये दोनों को ऐसा था पहले। फिर जब हम लोग 20 मिनट के बाद देखे तो जो है नेल का जो कलर है वो ऐसा हो गया ब्राउन और जो है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा हो गया? फीका फीका हो गया है, मतलब ये बाद वाला है ये दोनों।
दिस हैपेंस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर था उसको जो है आयरन डिस्प्लेस कर दिया, आयरन नेल के ऊपर जो है कॉपर का जो है कोटिंग बन गया। दिस हैपेंस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फीका पड़ गया और जो है आयरन नेल जो है जो कि पूरा ब्राइट दिखता था पहले, वो जो है ब्राउन कलर का इसलिए हो गया क्योंकि इसके ऊपर जो है कॉपर डिपोजिट हो गया, क्योंकि जो है ये सॉल्यूशन से कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो इसके ऊपर आके डिपोजिट हो गया, इसीलिए इसका कलर ब्लू से जो है वो फेंट हो गया, मतलब फीका पड़ गया। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, देयरफॉर दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ कॉपर का आयरन के द्वारा। आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट से जो है फेरिक सल्फेट बन गया और यहाँ पे जो है कॉपर का जो है लास्ट में बच गया। तो ये जो है पूरा रिएक्शन था इस प्रकार से कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर्स में। कुछ और हम एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे कि जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर का जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, जैसे कि हम लोग आयरन और कॉपर सल्फेट देखे उसी तरह यहाँ पे जिंक भी जो है डिस्प्लेस करता है कॉपर को, आयरन भी जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया था। अब जब हम लोग लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट करवाते हैं तो लेड क्लोराइड और कॉपर का जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी जो है लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे खुद उसके जगह पे आ जाता है। तो ये जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है एग्जांपल था। यहाँ पे जिंक और लेड जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके कंपाउंड से। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.10 का, रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। जब हम लोग सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो ए व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो एक व्हाइट कलर का जो है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है यहाँ पे भी जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। दिस शोज दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इससे ये समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, और ये जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट मतलब बेरियम सल्फेट का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड दे एक्सचेंज आयन। जब हम लोग सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या करता है, आयंस का जो है एक्सचेंज कर लेता है। व्हेन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों जो है सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ और ये बेरियम जो है वो इसके साथ, मतलब सोडियम डिस्प्लेस कर देता है बेरियम को और सोडियम सल्फेट, और जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और जो बेरियम है जिसको डिस्प्लेस किया रहता है ये जाके जो है सोडियम के साथ जो है मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ आयन देखने को मिलता है और बेरियम सल्फेट जो है ये इसका प्रेसिपिटेट जो है फॉर्मेशन होता है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में बच जाता है लास्ट में जो कि व्हाइट कलर का होता है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूबल रहता है वाटर में, जैसा कि हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं। जब दोनों को ऐड करते हैं पूरा ये प्रोसेस जो है होता है, और ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का जो है एग्जांपल है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.11। इसमें क्या होता है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश। जब हम लोग कॉपर पाउडर को जो है एक चाइना डिश में रख के उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ए रेडिश ब्राउन कॉपर पाउडर स्लोली चेंजेस टू ब्लैक। तो यहाँ पे चेंज इन कलर ऑब्जर्व होता है रेडिश ब्राउन का जो कॉपर पाउडर है वो किस तरह के ब्लैक कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर व्हेन हीट। ऐसा इसलिए होता है जब हम लोग कॉपर को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो जो है फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉपर टू ऑक्साइड, जो है कॉपर टू ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है, और ये कैसा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले कॉपर जो है अकेला होता है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ऑक्सीजन जो है एयर में जो प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर टू ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है। इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जो है हीट करते हैं तो कॉपर प्लस वाटर का जो है फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है और यहाँ पे जो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब पहले यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट था और बाद में जो है ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो सिर्फ कॉपर बच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक इसके अब ऊपर जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे वाटर है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर
ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स और है रेडॉक्स रिएक्शन का, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन था। तो ये भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे जिंक के साथ जो ऑक्सीजन है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कार्बन क्या है, अकेले है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी, तो यहाँ पे कार्बन में जो है ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। और ठीक इसके नीचे जब हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस का जो है फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैग्नीज ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीज क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और HCl के साथ क्या हो रहा है, HCl के साथ यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन हट के ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ HCl के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीज ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हो रहा है और HCl का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी जो है कैसा रिएक्शन है, ये भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का जो है एडिशन होगा और ऑक्सीजन का जो है रिमूवल होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और वैसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये दो जो एग्जांपल है, ये तीनों एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन का है और ये जो एग्जांपल है ये रिडक्शन का एग्जांपल। तो ये एक्टिविटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ जो है प्रिसिपिटेट कुछ बच जाए लास्ट। जैसा कि हम लोग अभी कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के साथ देखे थे कि एक्टिविटी में देखे थे कि यहाँ पे जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे जो है प्रिसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा था बेरियम सल्फेट। तो ये जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ए रिएक्शन वेयर ए सॉलिड प्रिसिपिटेट फॉर्म वेयर टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। जब हम लोग दो सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाते हैं और एक सॉलिड प्रिसिपिटेट का जो है फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट का, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि सॉलिड होता है और पोटेशियम नाइट्रेट भी फॉर्मेशन होता है। तो ये एक जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम लोग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखे, हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन देखे, हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखे और हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे। तो ये जो है 4 रिएक्शन था जो कि मतलब रिएक्शंस के साथ साथ देखने को मिल रहा था। मतलब जो हम लोग जो है 5 रिएक्शंस पढ़े टोटल, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और साथ साथ जो है 4 रिएक्शन भी देखे जो कि साथ साथ ही हो रहा था, किसी में ऑब्जर्व हो रहा था, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इंडोथर्मिक रिएक्शन था, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग 3 तो देख चुके हैं और हम लोग 5 भी उधर देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो है एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर में जो है कन्वर्ट कर देता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन हो वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है खत्म होता है। 5 तरीके का केमिकल रिएक्शन देखे और साथ साथ जो है 4 रिएक्शंस और देखे जो कि अलग से था। तो ये जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इतना था, और साथ साथ हम लोग एक्टिविटी भी देख लिए, सारा एक्टिविटी भी देख लिए, साथ साथ कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था वो भी समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है मेटल जो है खराब होता है, मतलब मेटल को जो है खराब किया जाता है एयर के एक्शन से, मॉइस्चर नमी के एक्शन से, या कोई ना कोई केमिकल्स के एक्शन से, जो जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे में जंग लगना, ये जो है तरीके का कोरोजन है। ये कोरोजिव प्रोसेस। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन व्हिच फॉर्म्स ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। इसमें क्या है कि वो मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में आके जो है एक रस्ट का फॉर्मेशन करता है जो कि लोहे को जो है कमजोर करता है, मतलब वो लोहे को जो है खराब करता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कोरोजन का एक बेस्ट एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल और है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रेनिजिंग ऑफ सिल्वर, मतलब ब्लैक कोटिंग सिल्वर जो है काला होने लगता है धीरे धीरे। बहुत लोग देखते हैं जो कि सिल्वर का चेन पहनते हैं तो उनका जो चेन है धीरे धीरे जो है काला दिखने लगता है, तो वो भी जो है कोरोजन का एक प्रोसेस होता है उसमें। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का जो है ग्रीन कोट हो जाना वो भी एक कोरोजन है। कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी जो है कोरोजन होता है। तो ये कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें जो है हमारा जितना भी मेटल्स है वो खराब होता है, वो उसमें जो है वो उसके साथ जो है ऑक्सीडेशन होता है और उसके वजह से उसका जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कोरोजन से जो है बचा जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग कोरोजन को बचा। तो कोरोजन से बचने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो है पेंटिंग। उसमें हम लोग पेंट कर देते हैं, प्राइमर मार देते हैं या ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। जैसे हम लोग दरवाजा में देखते हैं कि ग्रीसिंग करते रहते हैं शटर वगैरह में। फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं और जिंक या आयरन का। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसमें या एलॉइंग कर देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, तो उसकी वजह से जो है कोरोजन नहीं होता है। अप्लाइंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, बहुत सारा एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी आता है, उसको भी हम लोग अप्लाई करके जो है कोरोजन से बचते हैं। तो मेटल्स को बचाने का ये कुछ तरीका है जिससे हम लोग अपने मेटल्स को जो है मतलब खराब होने से जो है बचा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो कोरोजन जो है एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है मेटल्स जो है खराब होता है। तो अब हम देखते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि ऑयली या फैटी फूड जो है वो खराब होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। और रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों ही ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। कोरोजन जो है ऑक्सीडेशन की वजह से जो है मेटल्स खराब होता है, और रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑयली और फैटी, जो ज्यादा ऑयली और फैटी फूड होता है वो जो है ऑक्सीडेशन होने के बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। When fat and oil reacts with oxygen to form from the air, they develop a bad smell, bad taste and change in color. जब कोई सा भी फैटी या ऑयली फूड को हम लोग ऐसे ही बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो वो एयर के साथ जो है रिएक्ट करके एक गंदा स्मेल करता है, गंदा टेस्ट हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो है फैटी या ऑयली फूड के साथ जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो रेंसिड हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। दिस मेक्स द फूड अनफिट फॉर ईटिंग, और ये जो है खाने को जो है खराब कर देता है, मतलब इसको हम लोग खा नहीं सकते। रेंसिडिटी ऑकर्स क्विकली इन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, और रेंसिडिटी ज्यादातर वैसे खाना में होता है जिसमें ज्यादा ऑयल या फैट्स प्रेजेंट, जैसे कि मीट्स वगैरह जो है वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑयल्स एंड फैट्स होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो कहते हैं कि अगर गर्मी का सीजन है तो वो बहुत ही जल्दी रखते हैं तो सुबह तक में वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत जल्दी उसमें और वो बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। जैसे कि चिप्स हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब जितना भी फ्राइड फूड हो गया, ये सब क्या होता है बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी रेंसिड हो जाता है, क्योंकि जो है उसमें ऑक्सीडेशन उसके साथ फास्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं किस प्रकार हम लोग रेंसिडिटी से जो है बच सकते हैं, रेंसिडिटी को बचाया जाता है। तो उसमें हम लोग या तो एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे नमक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अचार में हम लोग बहुत ज्यादा नमक डालते हैं ताकि वो जो है खराब ना हो, और भी बहुत सारा फूड्स में हम लोग नमक ऐड करते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं ताकि जो है वो बचा रहे। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और या तो हम फूड को जो है एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं। स्टोरिंग एट लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर फ्रीज का यूज करते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए, लो टेम्परेचर देते हैं ताकि वो खराब ना हो। फ्लशिंग पैकेट्स विथ नाइट्रोजन गैस और चिप्स पैकेट, जैसा कि हम लोग मार्केट्स में देखते हैं कि बहुत सारा चिप्स का पैकेट आता है जो कि पूरा एकदम भरा रहता है, फूला हुआ रहता है, उसमें भी जो है नाइट्रोजन गैस को जो है फिल किया जाता है ताकि जो है वो नाइट्रोजन गैस जो इनर्ट होता है, मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो जो है खाना जो है उसके अंदर वो खराब ना हो, मतलब वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। इसीलिए जो है जितना भी चिप्स का पैकेट्स है या जितना भी हम लोग ये खाते हैं नमकीन वगैरह, सब में जो है नाइट्रोजन गैस को जो है भर के रखा जाता है ताकि जो है रेंसिडिटी जल्दी से ना हो। तो ये कुछ तरीका था जिससे हम लोग रेंसिडिटी से बचा सकते हैं अपने फूड को, और अपने मेटल्स को किस प्रकार से हम लोग कोरोड होने से बचा सकते हैं। तो इसका हम लोग किस प्रकार बचा सकते हैं ये तो देख लिए। और ये जो दोनों प्रोसेस है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही ये दोनों मेटल्स खराब होता है और हमारा जो फूड है वो भी खराब होता है। तो ये था पूरा वीडियो, और कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग देख सकते हैं जो कि 2025 में पूछा गया था। सबसे पहला है कि अनरिएक्टिव गैस डैश इज यूज इन पैकेजिंग सम फूड्स लाइक पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट देयर रेंसिडिटी। कौन सा ऐसा अनरिएक्टिव जो है गैस का जो है यूज करते हैं हम लोग अपने फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि चिप्स के पैकेट्स में जनरली भरा जाता है। तो अभी हम लोग देखे वो नाइट्रोजन गैस है जिसको इसमें भरा जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज डैश रिएक्शन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कैसा रिएक्शन है, तो वो जो है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।